हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसमें रिसेंटली अभी एनटीए को काफी ज्यादा प्यार आने लगा है। वैसे अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो पिछले 1-2 साल में क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी एक हाई वेटेज वाला चैप्टर ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे डिटर्मिनेंट है, तो पहले क्या होता था कि डिटर्मिनेंट के काफी सिंपल क्वेश्चंस आते थे। अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन को ऐड करके क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो इस तरीके के ही 10 क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे जो ऑब्वियसली हाई वेटेज चैप्टर से लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर मान लो आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाए तो एकदम से घबराना नहीं है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है उसके बारे में काफी डिटेल में अपन बात करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने कई सारे टाइप के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी अपने पास में नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसके अलावा। फिर बोला है कि अपने को इस एक्सप्रेशन जो ये दे रखा है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। काफी आसान सा है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो पहले वाले पोर्शन से मैं ए की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे जो दे रखा है देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा इसका कंसेप्ट बनेगा। ए की पावर 4 अगर मान लो मैं कॉमन लिया तो ए की पावर 4 बचा प्लस 4 बचा प्लस ए की पावर ये बच रहा है, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली बी की पावर 4 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे बी की पावर 4 बचेगा प्लस 3 प्लस 1 अपॉन बी की पावर 4 आएगा। और ये जो लिखा है इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं सी कॉमन लेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, सी प्लस टू अपॉन सी। ठीक है, ऐसा सेम टाइप का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ऊपर 1 नहीं आ रहा बेसिकली। तो इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई c+1 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस c+1 आता है। यहाँ पे 2 है तो 1 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पूरे को डिवाइड में कर रखा है a की पावर 4 b की पावर 4 से। अब देखो a की पावर 4 से a की पावर 4 गया, b की पावर 4 से b की पावर 4 गया। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक वैल्यू और उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर इन दोनों का सम किया जाता है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कहाँ से आ रहा है इसको भी समझ लो कि एक्चुअली में ए एम और जी एम हमेशा ये रिलेशन होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, दोनों का सम का वैल्यू निकालना है, तो यानी कि स्टार प्लस 1 अपॉन स्टार, दो वैल्यूज हैं तो इन दोनों का ए एम ये हो जाएगा। ग्रेटर देन करोगे, यहाँ पे रूट आया, यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन स्टार, दोनों को काटा, यहाँ पे 1 आया, तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि स्टार प्लस 1 अपॉन स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये अपने पास में रिलेशन अगर आ रहा है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं सीधे सीधे यहां पे वैल्यूज निकाल सकता हूं। जैसे कि देखो यहां पे इसको देखो, ये वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के साथ ऐड किया तो इन दोनों को मिला के वैल्यू, जैसे चलो एक बार लिख दे रहा हूं, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 4 ये आ जाएगा। सिमिलरली बी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बी की पावर 4 प्लस 3 आ जाएगा। और सी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये अपने पास में था। अपने को क्या पता है, देखो क्वेश्चन में बोला है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, जिसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू मेरे को पता ही है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सेम कहानी इसके साथ भी होगी, फिर चाहे वहां पे कुछ भी लिखा रहे। अब यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सी के बारे में बोला है कि सी एक्चुअली में कोई जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा और तो सब कुछ हो सकता है, यानी कि सी इक्वल टू -1 हो सकता है। जब सी इक्वल टू -1 रहेगा तो होल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और होल स्क्वायर है जिसका मतलब ये नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना, तो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। अब देखो, ये 2 + 4 हो जाना है मिनिमम वैल्यू, ये 2 + 3 हो जाना है, और ये 0 + 1, तो ये हो गया 6 × 5 × 1 यानी कि 30, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में सी ऑप्शन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अपने को बोला अपने पास में z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे z की पावर 5 का इमेजिनरी वाला पार्ट और z के इमेजिनरी पार्ट की पावर 5 हो रही है, तो ये अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो इसका मिनिमम आउटपुट क्या आएगा। अब देखो, इसको कई सारे फॉर्मेट से अपन कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच जो दिमाग में आता है कि यहाँ पे इसको यूलर फॉर्म वगैरह की हेल्प से कर लो, ई की पावर आयोटा थीटा हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे थीटा जो है पावर 5 है तो 5 थीटा हो जाएगा, है ना, लेकिन वो काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उस वाली अप्रोच से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। मैं एकदम इसको बेसिक अप्रोच से बता रहा हूँ कि जेड को हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर में मेरे को चाहिए जेड की पावर 5 का इमेजिनरी पार्ट।
तो अगर मैं z की पावर 5 पहले करता हूं, पहले ये करेंगे, अब यहां से जो अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट अपने को उठाना है। अब इसको बस खोलना है। अब बस यहाँ पे दिमाग में फिर ये वाली चीज आएगी, ये तो हमें पता ही नहीं कि पावर 5 को किस तरीके से खोलेंगे। तो इसके लिए जो बाइनोमियल वाला सेक्शन है उसका एक कंसेप्ट आप पढ़े होगे, पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल्स ट्राइंगल में अपन क्या करते हैं, जब अगर पावर 0 होती है तो कांस्टेंट 1 होता है, पावर अगर 1 होती है, दो वेरिएबल्स के रूप में अपन बात करें, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी की पावर n। अगर मान लो मेरे को जैसे यहाँ पे इसको खोलना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा जो फंसेगा वो कोफिशिएंट्स का फंसेगा, क्या क्या कोफिशिएंट किसके साथ में आएंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो कोफिशिएंट 1 होता है, ऐसे ही जब 1 रहेगी तो कोफिशिएंट a, n की जगह 1 रखोगे तो ये a प्लस बी में खुलेगा, a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पे n की जगह 2 अगर मैं रख दूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको सबको पता है कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 to 1 कोफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे ही और आगे अपन चलते हैं। अब पावर 3 पे चलोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे तो ये 1 4 6 4 1, और फिर इसके बाद लास्ट वाला जो अपने पास में आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज आएंगे। अब ये सबको पता होगा किस तरीके से अपन कर रहे हैं। एक्चुअली इन दोनों को सम करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे हो रहा है, इन दोनों का सम यहाँ पे हो रहा है, ऐसे इन दोनों का सम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर इन दोनों का सम करते हैं तो ये आता है, इन दोनों का करते हैं तो ये आता है। इस तरीके से अपने पास में बन रहा है। यानी कि अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर मान लो a प्लस बी की पावर 5 जो मेरे पास में है, उसके कोफिशिएंट अगर मेरे को ढूंढने रहेंगे तो कुछ ये निकल के आएंगे। अब अपने को इसको खोलना है, तो खोलने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास में x प्लस आयोटा y ये है। a प्लस बी की पावर जब n होती है तो कैसे खोलता है, सबसे पहले x की पावर n कर दो, x की पावर n कर दिया, उसका कोफिशिएंट 1 है क्योंकि यहाँ पे पहला कोफिशिएंट 1 है। अब देखो, अब पावर घटाते हुए चलना है, तो जैसे अगर मान लो मैं x की पावर n की जगह यहाँ पे 5 हो जाना है। अब x की पावर अगर 4 कर दिया तो y की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 0 थी, इसके साथ कोफिशिएंट आ जाएगा 5, है ना। और y में एक्चुअली में आयोटा y लिखा हुआ है। फिर अगले वाली टर्म की बात करोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 10 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा, इसके साथ में आयोटा y का स्क्वायर हो जाना है। फिर अगली वाली टर्म में भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आयोटा y का क्यूब हो जाएगा। हर बार यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि हर बार जो पावर्स है उन सबका सम 5 ही निकल के आएगा, है ना। यहाँ पे हम 5 की बात कर रहे हैं, इनका भी सम, इनका भी सम, और अपने पास में लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई की पावर 4। इसके बाद लास्ट वाली टर्म की बात करोगे तो उसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा और आयोटा y की पावर 5 अपने पास में आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इमेजिनरी पार्ट, जिसका मतलब वो वाला पार्ट जहाँ पे आयोटा आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आयोटा आ रहा है ना, सबसे पहले बस केवल उसी को लिख लेते हैं, तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये वाली टर्म में आयोटा का होल स्क्वायर हो जा रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा +10x²। फिर अगले वाली टर्म में बात करोगे तो आयोटा की पावर 4 आ जाएगा, जिसका भी कोफिशिएंट 1 हो जाना है ना। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास में, अच्छा एक्चुअली में ये देखो आयोटा क्यूब की बात करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है ना, यानी कि माइनस आयोटा आता है, सॉरी ये प्लस बोल दिया मैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में माइनस आ जाएगा और इसके साथ में वाई क्यूब आ जाएगा। फिर लास्ट वाली टर्म की बात करोगे, देखो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 जिसका वैल्यू 1 हो जाना है। यहाँ पे देखोगे आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो ये आयोटा आ जाएगा, जिसका मतलब आयोटा को कॉमन लिया तो y की पावर 5। ये मेरे पास में इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ये है इमेजिनरी पार्ट। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 डिवाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूरे की पावर 5। तो ऊपर वाले को देखोगे तो 5x की पावर 4 माइनस 10x² y क्यूब प्लस y की पावर 4 पूरे को डिवाइड करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, z का, z की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट y है, तो अपने को उसकी पावर 5 करना है, y की पावर कर दिए। अच्छा यहाँ पे y भी है ना, यहाँ पे y भी आएगा क्योंकि टोटल सम 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में y कॉमन ले सकता हूँ, 5x की पावर 4 हो गया, माइनस 10x² y² हो जाना है।
फिर यहाँ पे y की पावर 4, नीचे बात करोगे तो y की पावर 5 मेरे पास में आएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, नीचे अपने पास में यहाँ पे बचेगा y की पावर 4। तो अपने पास में क्या आ रहा है, y 5x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की पावर 4, ये अपने पास में आ रहा है। पूरे को डिवाइड अपने को y की पावर 4 से करना है। अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 5 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बाई वाई की पावर 4 माइनस 10 इंटू एक y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा तो x बाई वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अपने को चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू, इसके बारे में मेरे को पता है कि पावर 4 हो रही है, इवन नंबर पावर है, जिसका मतलब मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम केस इसके लिए भी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर मैं x बाई वाई की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो मेरे पास में 5 माइनस 10 प्लस 1, यानी कि अपने पास में ये कितना आ रहा है, सॉरी 0 अगर मैं रख रहा हूं तो 1 आएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। लेकिन जब x इक्वल टू 1 अपन रख रहे हैं यहाँ पे, है ना, अगर देखो एक चीज और अपन यहाँ पे बोल दे रहे हैं, जैसे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सिचुएशन अपने पास में है, अगर 0 रख रहे हैं तो x को 0 लेना पड़ेगा। उस वाले केस को अगर अपन एक्सक्लूड करते हैं, x इक्वल टू 1 अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 5 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 10 प्लस 1 अपने पास में आएगा। तो आंसर यहाँ पे जो है -4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, और यही इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, 0 से 1 में, 1 से 2 में, और फिर यहाँ पे अपने को 2 से 4 तक दे रखा है। एक सेकेंड ना, पेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ इसमें, है ना, और थोड़ा इसमें भी कर दे रहा हूँ अगले वाले क्वेश्चन में, जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना हो आगे चल। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन दे रखा है, अपने को क्या बोला, f ऑफ एफ एक्स की जब x टेंस टू 1 लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू आती है l। फिर बोलता है f ऑफ एफ एक्स में जब लिमिट x टेंस टू 2 लगाते हैं तो वैल्यू आती है m। फिर बोल रहा है कि अब अपने को बताना कौन सा ऑप्शन सही, मतलब ये बोल रहा है कि l एग्जिस्ट करता है, m एग्जिस्ट करता नहीं करता है। मतलब बेसिकली अपने को देखना ये है कि l और m में से कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके लिए देखो एक तरीका क्या है कि पहले तुम f ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, फॉफ वाला फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जो है उसको निकाल लेते हैं, फिर जाके अपन यहाँ पे लिमिट लगाते रहेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ उतना लेंदी क्यों करना है ना, एक आसान सा अप्रोच जो है वो अपन लगाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल के बारे में, एल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब लिमिट लग रहा है इसमें, है ना, और यहां पे हम लिमिट लगा रहे हैं, जैसे x टेंस टू 1 है तो मेरे को दोनों वैल्यू चाहिए रहेगा, एक 1 प्लस वाली वैल्यू चाहिए रहेगी, 1 माइनस वाली। तो सबसे पहले मैं RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। जब लिमिट हम x टेंस टू 1 प्लस लगा रहे हैं तो f ऑफ f यहां पे, है ना, यहां पे डायरेक्टली अपन इसको 1 प्लस लिख दे रहे हैं। अब जब x f के अंदर जो x है वो 1 प्लस है, जिसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आउटपुट fx फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, जिसका मतलब f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू यहां पे 1 डाल दोगे तो आ जाएगी, यानी कि 3 आएगी। तो हमारे पास में यहां पे आएगा f ऑफ 3 प्लस, ठीक है, 1 प्लस है तो 3 प्लस हो जाए, 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग ये आया। अब f ऑफ 3 पॉइंट समथिंग की बात करोगे तो वो एक्चुअली में इस रेंज के अंदर आएगा, x की इस वैल्यू के बीच में आएगा, जिसका मतलब यहां पे हमको डालना रहेगा। तो यहां पे 4 माइनस 3 करोगे या 4 माइनस 3 प्लस 3 पॉइंट समथिंग 0.999 के आसपास में आएगा, लगभग 1 ऐसे करते हैं। अब ऐसे ही इसका LHL भी निकाल लो। LHL अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहां पे आएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फिर यहां पे f ऑफ 1 माइनस। अब देखो 1 माइनस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 से छोटी, जो कि पहले वाले केस में रहेगी, जहां पे 1 डालोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस, ठीक है, 0 जैसे 1 प्लस करोगे 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1 प्लस h, अगर यहां पे LHL निकाल तो 1 माइनस h कर रहे, और इसके आगे भी माइनस है, यहां पे भी, तो h बचेगा, 0 प्लस बचेगा, है ना, वही चीज मैं यहां पे लिख दूं। 0 प्लस की बात करोगे यानी कि वापस से फर्स्ट वाले ही फंक्शन में हम जा रहे हैं, तो यहां पे 0 डालेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस करेंगे, अब फिर 0.0001 को सब्ट्रैक्ट 1 में से करेंगे तो अपने पास अल्टीमेटली आएगा 0.9999, यानी कि लगभग 1 आएगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं LHL और RHL दोनों की वैल्यू इक्वल है, जिसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब L जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है।
अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं m के बारे में। अब m के बारे में बात करने के लिए इसके लिए भी RHL ले लो, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहां पे आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस। अब f ऑफ 2 प्लस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि 2 से बड़ी जो कि यहां पे आएगी, जिसका मतलब यहां पे 2 डालेंगे, तो यहां पे आएगा f ऑफ 2, और 2 माइनस अब यहां पे आएगा, क्योंकि 2 प्लस अगर मान लो मैं यहां पे डाल रहा हूं, 2 प्लस h मैंने यहां पे डाला, तो यहां पे आएगा 4 माइनस 2 ये, तो ये आएगा 2 माइनस h, जिसका मतलब 2 माइनस वाली वैल्यू अपने पास में बचेगी। 2 माइनस अब कहां पे जाएगा, वो जाएगा सेकंड वाले फंक्शन में, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन यही हो सकता है, वापस यहां पे 2 प्लस लिख दिया तो गड़बड़ पूरी तरीके से अपने पास में हो जाएगी। यहां पे अब 2 माइनस की बात करोगे यानी कि 1.99, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 1.99 यानी कि 3.999 के आसपास में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 ही होगा। अब LHL निकाल लो इसी तरीके से, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब f ऑफ 2 माइनस। अब 2 माइनस की बात मैं कर रहा हूं 2 से छोटी वैल्यू, जिसका मतलब सेकंड वाला केस आएगा, यानी कि यहां पे जाएगी वैल्यू, तो यहां पे अपन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच, देखो 2 माइनस एच प्लस 2 यानी कि 4 माइनस एच, तो f ऑफ 4 माइनस आएगा। 4 माइनस का मतलब अब अपने पास में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, ठीक है, कि एक बार इसमें डाल रहे हैं फिर इसमें डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट काफी आसानी से आ जाएगा। वहां पे अगर मान लो यहीं पे अपन कंपोजिट फंक्शन वगैरह निकाल रहे होते तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो जाती। 4 माइनस का मतलब यहाँ 4 से जस्ट छोटी वैल्यू इस रेंज में आएगी, जिसका मतलब यहाँ पे हमको डालना है, तो 4 माइनस 4 में यहाँ पे करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, 0 प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस एच हो जाएगा, और 4 में से 4 माइनस एच हटाओगे तो एच बचेगा पॉजिटिव वाला, 0 प्लस बचेगा, तो ये 0 प्लस आएगा जो कि लगभग 0 के बराबर है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं LHL और RHL दोनों की वैल्यूज जो हैं इक्वल नहीं है, जिसका मतलब m जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल और केवल L लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में A निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। अपने को यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, फिर उसका सम पूछा है। अब देखो यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि सबसे पहले समेशन जो है 0 से 100 तक जा रहा है, चाहे तो 99 प्लस 1 लिख दो, डायरेक्ट 100 लिख दो, बात तो एक ही। -1 की पावर यहाँ पे r हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो NCR प्लस NCR माइनस 1 एक्चुअली में n प्लस 1 CR के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 CR। और उसके बाद जो ये अंदर लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि 1/2 की पावर r लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे इसको 3/4 की पावर r कर देता हूँ, अगले वाले को 7/8 की पावर r अपन कर देंगे, और इस तरीके से 10 टर्म तक चलता हुआ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो -1 है इसको अंदर ले जाते हैं इधर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0 से 100 तक 100 CR, और यहाँ पे आएगा -12 की पावर r प्लस -3/4 की पावर r प्लस -7/8 की पावर r, और इस तरीके से चल रहा है। इसको अभी अब अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 100 CR, इसके साथ में -1/2 की पावर r, प्लस फिर यहाँ पे आएगा 100 CR -3/4 की पावर r। सिमिलरली इस तरीके से आगे जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमको कहीं लिखता हूँ कि NCR का समेशन अपने को निकालना है, और यहाँ पे 1 की पावर n माइनस r होती है और -x की पावर अगर r होती है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली में 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअली में जो पहले वाला है ये 1 - 1/2 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, जिसमें n की वैल्यू क्या है 100। फिर ऐसे ही अगले वाला 1 - 3/4 की बात करोगे तो उस पर भी पावर 100 आ जाएगी। अगले वाला 1 - 7/8 की पावर 100 हो जाएगी। इस तरीके से चलता जा रहा है। अब सीधा सीधा अपने को यहाँ पे काफ़ी आसानी से दिख जाएगा पैटर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1/2 की पावर 100, अगले वाला हो जाएगा 1 में से 3/4 गया तो 1/4 बचा, तो यहाँ पे आएगा 1/4 की पावर 100। फिर अगले वाले की बात कर लो, यहाँ पे ये बचेगा 1/8 की पावर 100, और इस तरीके से आगे तक जा रहा है। अब अपने पास में सीधा सीधा जीपी दिख रहा है, जीपी का सम कर दो, सम करेंगे तो ए
यानी कि ये वाली टर्म, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे r की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1 होता है, लेकिन जब यहाँ पे r 1 से छोटा हो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे अपने पास में 1/2 की पावर 100r है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस r की पावर n कितना, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे बोल रहा है 10 टर्म्स है, तो 10, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 100। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना, जैसे अगले वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको देखोगे तो ये पावर 1000 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 की पावर 1000 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1000, और यहाँ पे सेम चीज डिनोमिनेटर में करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो इससे गया ये, तो अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 1000 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 100 माइनस 1, और 1 अपॉन 2 की पावर 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इंटीग्रेशन वगैरह का इसमें यूज हुआ है, हालांकि फंक्शन का भी इंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक फंक्शन है जो कि r टू r डिफाइन है, f(x) फंक्शन इसने दे भी रखा है, जिसमें ये ऊपर वाला जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन 2 पे 0 आता है। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर हम बोलें कि i की वैल्यू ये है तो 4i की वैल्यू बतानी। अब देखो यहाँ पे चाहो तो इसको डायरेक्टली अपन कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहीं से, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहीं से सोच के देख के निकाल ले, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन निकाल लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे एक्स एफ एक्स फंक्शन में है उसकी जगह हर जगह एक्स स्क्वायर डालना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे इसको सिंप्लीफाई करके अगर मान लो मैं लिखूंगा तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे अपन कर सकते हैं, सिंस जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 है तो अपन दोनों साइड रूट लेंगे, तो एक बार प्लस रूट 2 आएगा, एक बार माइनस रूट 2 आएगा, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में होगी, और ये 0 होगी कब, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बच रहा है, जिसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इन्फिनिटी। ये इस तरीके का इंटरवल निकालना आपको आना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं अभी तो, ठीक। और काफ़ी बेसिक है, इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं। अब दूसरा भी एक फंक्शन इसने दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी हमको निकालना है, तो इसमें क्या है, इसमें x की जगह x प्लस 1 डालना है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं x प्लस 1 डाल दूंगा, यहाँ पे भी x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब भी कोई इंटीजर प्लस में या माइनस में होता है तो उस इंटीजर को अपन बाहर ला सकते हैं, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड माइनस 1 कर दोगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन 1। तो अब अपने पास दोनों के दोनों फंक्शंस डिफाइन हो चुके हैं। सिंस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड किया है इस इंटीग्रेशन में, वैसे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ, उसको अपलोड किया जा चुका है, आप लोग चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। वैसे मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो जब भी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन यहाँ पे इंटीजर टू इंटीजर चलता है ना। जैसे इन दोनों के बीच में जितने इंटीजर आएंगे उतनी बार अपन इस फंक्शन को तोड़ते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जब भी अपने पास में कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और वो फंक्शन जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं या तो कंटिन्यूअस फंक्शन है या पीस वाइज फंक्शन है, मतलब कि वो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पार्ट्स में उसकी कंटिन्यूटी डिपेंड करी, तो उसको उसी तरीके से अपन तोड़ के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अपने को पता है कि वो इंटीजर्स पे होता है, तो यहाँ पे इस i की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको देखो -1 से 0 में आ जाओ, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे f ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखते हुए चलता हूँ कि जब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 से 0 होगी तो x की जगह -1 से 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब 0 से 1 डाल रहे, 0 से 1 जब x की वैल्यू होगी जिसका मतलब x की वैल्यू इस रेंज में होगी -√2 से +√2 के बीच में, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और भी चाहो तो इसको जल्द डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, देखो -1 से 0 के बीच में जब ये होगी
और इसके अंदर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। जब ये 0 से 1 के बीच में होगी, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो हमेशा आउटपुट 0 ही आएगा। वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसकी जगह डायरेक्टली अपन 0 लिख सकते हैं। नीचे नीचे बात करें तो 2 प्लस एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 की मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि -1 से 0, यानी कि ये पहले वाला केस आ जाएगा। तो पहले वाला केस मतलब -1 से 0 में बात करोगे तो पहले वाला केस अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, -1 से 0 में जब x होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इसकी -1 होगी। लेकिन अगर इसके अंदर स्क्वायर होता तो ये 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाता, फिर इसकी वैल्यू 0 होती। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी, यहाँ पे +1 आएगी, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। और आगे चलते हैं। अब चलना है 0 से 1 पे। जब 0 से 1 में हम जाएंगे तो यहाँ तो x आएगा ही आएगा। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो अब 0 से 1 के अंदर x है जो कि -√2 से +√2 के बीच में ही है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू ये ही आएगी। और 0 से 1 जब x की वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे वो भी 0 से 1 रहेगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो वो अपने पास में अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आएगा 0 इस बार, और यहाँ पे +1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन ऑफ x +1, ये जो फंक्शन है इसको अपन लेंगे 0 से 1 के बीच में, अभी भी यही चल रहा है। फिर अब हमको कहाँ जाना है? अब 1 से 2 नहीं जाना है, अब 1 से जाना है √2। क्यों जाना है √2? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में ये वाला, इसकी हेल्प से जो एक्स स्क्वायर लिखा है ये कब इंटीजर बन रहा है, अपने को इस चीज पे ध्यान देना। तो ये कब कब इंटीजर बनेगा? 0 पे, -1 पे, 1 पे, इन पे तो बनेगा, उसके साथ साथ √2 पे भी बनेगा। √2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 2 आ जाएगा। √3 पे भी बनेगा। इस तरीके की वैल्यूज पे भी ये अपने पास में बनेगा। तो अब देखो 1 से जब √2 हम जाएंगे तो यहाँ पे आएगा x, ये तो आएगा। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो एक्चुअली में ये 1 से 2 के बीच में जा रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 1 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 के बीच में जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की बात करोगे तो वो एक्चुअली में अपने पास में 1 आएगी, और नीचे नीचे बात करते ये तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x जो है 1 से आगे चला गया, जब भी 1 से आगे जाएगा मतलब आगे वाले सारे केसेस में ये फंक्शन होगा, जिसका मतलब एफ ऑफ एक्स +1 की वैल्यू 0, ये आ जाएगा। फिर आगे आ जाओ, अब √2 से अब चलना है √3 पे चलते हैं। तो √2 से √3 के बीच की वैल्यू के बारे में बात करोगे, जिसका मतलब x की वैल्यू √2 से बड़ी। जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो √2 से बड़ी मतलब इसमें तो आएगी नहीं, √2 से बड़ी इसमें आएगी, जिसका मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन अब इसके बराबर होगा, ये तो 0 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 0, नीचे आएगा 2 + 0। फिर इधर आ जाओ √3 से अब √4 बोल दो या 2 बोल दो, बात तो एक ही है। यहाँ पे फिर से ये 0 हो जाएगा और नीचे 2 + 0 हर बार। अच्छा हाँ, इसके साथ dx तो हर बार आएगा, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब इसका आउटपुट देखना, ये खत्म, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर ही 0 हो जा रहा था, बाकी से क्या लेना देना। ये भी 0, ये भी, केवल ये बचा। ये क्या बच रहा है? x/2। अब x/2 से 1/2 तो बाहर ले लो तो x का इंटीग्रेशन हो गया, x², इस पे लिमिट लगी है 1 से √2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 - 1, तो 1/2 × 2 - 1, जिसका मतलब इसका आउटपुट आएगा 1/2। अच्छा एक सेकेंड, ये 2 तो यहाँ पे बाहर आ गया, लेकिन इसका 1/2 x²/2 रहेगा ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x²/2 आएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा 1/4। तो i की वैल्यू एक्चुअली में 1/4 आ रही है, तो 4i की वैल्यू अपने पास में 1 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन अपने को लिमिट से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2025, 2025 और 2024 का यहाँ पे यूज। अब देखो, इसके लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जब x 0 के बहुत करीब होता है वैसी सिचुएशन में, और x पॉजिटिव अपन यहाँ पे बात करें तो x जो है sin x से बड़ा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि x/sin x जो है, दोनों साइड sin x से अगर मान लो मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये >1 आ जाएगा। इसी चीज को ऐसा भी बोल सकता हूं sin x/x जो है ये <1 आ जाएगा, यानी कि >0 की बात यहाँ पे चल रही है, तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो,
इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि मान लो लिमिट x टेंस टू 0 मेरे पास में लग रही है और यहाँ पे 2024 है साइन एक्स बाई एक्स ये लिखा हुआ है। साइन एक्स का एक्सपेंशन बस अपने को पता होना चाहिए। साइन एक्स के एक्सपेंशन की अगर बात करोगे तो वो होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज ही कर लेता हूँ उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा x टेंस टू 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2024 बाहर, यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस में x की पावर 7, वो सब आता चला जाएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। पूरे को डिवाइड x से कर दो। अगर मान लो मैं x से इसको डिवाइड करता हूँ और अब देखो, अब x अंदर वाले पोर्शन में x कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन लेकर उसको निपटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 2024 आया, इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा एक्चुअली में 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। अब देखो जब x टेंस टू 0 है, जिसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो इस पूरे की वैल्यू, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आने वाली है। अब मतलब कि अगर देखा जाए तो 0.00001 ऐसा कुछ आएगी। अब उसमें से 1 को अगर मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि इस वाले ब्रैकेट में अपने पास में हो भी रहा है, जब 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक्चुअली में ये 0.99 के आसपास में आएगी, है ना। तो मतलब ये जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी, वही चीज जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसको अपन यहाँ से इस तरीके से समझ रहे हैं। अब देखो अगर मान लो मेरे को इसका आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 मेरे पास में लगी है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे 2024 हो जाएगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, एक बार बाकी वाले पोर्शन से 2024 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ देखो इसको प्लस कर दे रहा हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। अब यहां पे देखो ये वाली वैल्यू जो है इसको माइनस ले लो और इसको अपन यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू अगली माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जब 0 बहुत करीब होगा, 0 के बहुत करीब जब x होगा तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये होगी, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यूज घटती हुई चली जाएंगी। तो अब इसका आउटपुट एक पॉजिटिव आउटपुट होगा जो कि एक्चुअली में 0.0001 इसके आसपास में होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब अब देखो जैसे इस लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2024 आएगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा 001, और ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका आउटपुट अपने को 2023 मिलेगा, क्योंकि एक कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका आउटपुट जो है 2023.999 ऐसा कुछ होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 2023 हो जाएगा। अब अगर मान लो इसका उल्टा करना है, जैसे अभी तो यहाँ पे वैल्यू 0.001 आ रही थी, लेकिन अगर मान लो मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, यानी कि x बाई साइन एक्स में कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 1.00001 के आसपास में आएगी, जिसका मतलब 2025 से अब मेरे को 1.00001 ऐसी वे कुछ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जिसका मतलब इसका आउटपुट 2.2025 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, जिसका मतलब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 2025। तो एक पोर्शन का आउटपुट 2025 हो रहा है, दूसरे वाले का आउटपुट की अगर अपन बात करें तो वो 2023 था, टोटल आउटपुट 4048 अपने पास में हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ये वेक्टर दिया, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं मान लेता हूँ इस पूरे पूरे वेक्टर को डी वेक्टर बोल दे रहा हूँ, इसको ई वेक्टर बोल दे रहा हूँ, इसको एफ। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स का, 2 वेक्टर्स का क्रॉस एक के साथ डॉट दिया है, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट अल्टीमेटली दे रखा है, जिसकी वैल्यू 54 इसने दे रखी है। फिर क्या बोला है, इस बड़े से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, इन सब की वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। बट अगर आपको ये पता है तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा कि ये एक्चुअली में बॉक्स ए बी सी के बॉक्स का होल स्क्वायर होता है। अगर मेरे को ए बी सी के बॉक्स की वैल्यू अगर मिल जाती है तो मैं काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाऊंगा। और देखो एक चीज और होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी अगर कहीं पे लिखा है तो उसको सी डॉट ए क्रॉस बी भी अपन लिख सकते हैं। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि ए बी सी का बॉक्स एक्चुअली में बी सी ए के बॉक्स के बराबर और सी ए बी का बॉक्स, ये सारी वैल्यूज बराबर होती हैं। जब ए बी सी किसी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होते रहते हैं तो उनका आउटपुट सेम ही आता है। अब इससे क्या होगा कि इस वाले को उठा के मैं आगे ले आता हूँ, इन दोनों को पीछे कर देता हूँ।
इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि c प्लस 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर, इसका डॉट एक्चुअली में है a वैक्टर प्लस ट्वाइस b वैक्टर प्लस 3c वैक्टर इसका, और b वैक्टर प्लस 2c वैक्टर प्लस 3a वैक्टर के क्रॉस के साथ। अब देखो, अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, एक अप्रोच अपन ऐसा लगा सकते हैं, पहले सी वेक्टर के साथ पूरे को खोल के लिख दो, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी वो अपने पास में हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे एकदम इजी वाला अप्रोच देखो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब भी अपन बॉक्स प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे ये भी पढ़े होंगे कि जब भी इसमें कोई भी दो वेक्टर अगर सेम आ जाएंगे, जैसे कहीं पे अगर मान लो 2 बार बी आ जाता, 2 बार सी आ जाता या 2 बार ए आ जाता, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। बस उसी चीज़ का अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे मान लो सबसे पहले मैं सी को खोलता, तो सी का पहले ए के साथ डॉट आता, फिर बी के साथ क्रॉस बनता, तो अपने पास में क्या बन जाता है यहाँ पे सी ए बी। अब जिसमें तीनों वेक्टर्स अलग अलग हैं उसको अपन लिखते हुए चलेंगे, है ना। दूसरा केस क्या होता है, सी का ए के साथ तो डॉट हो रहा होता, फिर यहाँ पे क्रॉस जो है इसके साथ होता, तो यहाँ पे देखो सी ए और यहाँ पे ट्वाइस सी, दो वेक्टर सेम हो जाते, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाती। फिर आगे वाले पे आ जाओ, फिर सी को अगर मान लो मैं इसी के साथ लेके जाता तो अब 2 बार ए वेक्टर आ जाता, क्योंकि लास्ट वाला ए वेक्टर है, तो वो भी 0 हो जाता, तो उसको भी मेरे को नहीं लिखना है ना। अब सी का अगर मान लो मैं दूसरे के साथ देखता हूं, चलिए सी का अब इसके साथ पहले होता है ना, तो यहाँ पे सी बी हो गया, और दोबारा यहाँ पे आओगे तो ये तो बी हो जाना है, दो वेक्टर सेम हो जाएगा, ये भी 0। फिर लेकिन यहाँ पे आओगे तो दो वेक्टर फिर सेम हो जाएगा, क्योंकि सी इनिशियली अपने पास है, सी यहाँ पे भी है, लेकिन लास्ट वाले के साथ में अपने पास में यहाँ पे ए है, तो अपने पास क्या आएगा सी बी ए। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में सी बी ए। लेकिन अब यहाँ पे देखो, वेक्टर फॉर्म में ये वाली चीज आप लोग देखे भी होंगे, काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके पूरी तरीके से बाहर ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 है, जिसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 अपने पास में बाहर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब सी का देखो, सी का अगर मान लो मैं थर्ड वाले के साथ करता हूं, है ना, अब यहाँ पे यहीं पे अगर मेरे पास में सेम वेक्टर आ जा रहा है सी, तो इसका मतलब ये तो हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि फिर चाहे बी ले लो, सी ले लो, ए ले लो, हमेशा ये 0 ही अपने पास में आने वाला है, क्योंकि सी और सी इनिशियली ही दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो आगे तीसरा वेक्टर क्या आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो वो वाली टर्म अपने पास में 0 हो जानी है। अब सेम तरीके से ए वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ए का इसके साथ स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली दो वेक्टर सेम हो गए, फिर अगला वाला वेक्टर क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सारी टर्म 0 हो जानी है, तो ये वाला तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां से स्टार्ट किया तो यहां पे अपने पास में 2a 2b, अब दूसरा देखोगे तो ये तो b है, दो वेक्टर सेम हो गए, ये भी हटा देंगे, है ना। तो फिर अपन किस पे देखेंगे, फिर अपन देखेंगे इसके साथ, सी के साथ, तो अब अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और 8, यहाँ पे अपने पास में आएगा प्लस 8 ए बी और सी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे कि ए बी, और अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो इधर वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पे वापस से ए वेक्टर सेम हो जाना है, उसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे मेनली जो यूज है वो एक्चुअली में इसी प्रॉपर्टी का, एक दो वेक्टर जब भी सेम हो जा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये वाली चीज सिखा रहा हूँ कि बार बार इसको इतना लेंथी लिखने की बजाय हम सीधा इसी एरो की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ए वाला टर्म पूरा खत्म अपने पास में बी के साथ में हो चुका है ना। अब देखो, अब ए वाले टर्म को अगर मान लो मैं इधर लेके आता हूं, ये 3b है ना, ए का सी के साथ और फिर उसके बाद में बी के साथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस अपने पास में देखो कोफिशिएंट देख लो 2 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा ए, इसको वाइट से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन इसके अगले वाली कोई भी टर्म देखोगे ए सी, उसके बाद सी आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा, तो दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, जिसका मतलब अगली वाली टर्म सारी की सारी 0 अपने पास में हो जाएंगे। फिर अब 3b वेक्टर से चल लेते हैं। 3b वेक्टर की बात करोगे, 3b वेक्टर का पहले a के साथ में आएगा और फिर यहाँ पे b आएगा, तो ये खत्म हो जाना है ना, क्योंकि b वेक्टर सेम हो जा रहा है। फिर 3b वेक्टर का a के साथ तो चल ही रहा है, इसके बाद में अब अपने पास में c के साथ आएगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 और 2 यानी कि 6 हो जाएगा, इसमें आएगा b वेक्टर, फिर आएगा a वेक्टर और फिर अपने पास में c वेक्टर आ जाएगा।
और अगले वाले की बात करोगे तो जैसे मान लो यहाँ से फिर मैं ए के बाद में मैं सी पे, इस पे जाता, थर्ड वाले पे जाता, तो यहाँ पे वापस से दो वेक्टर सेम हो जा रहे हैं, ए और ए, तो वो भी जीरो हो जाना है। तो इसके साथ सारा का सारा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब 3b वेक्टर का 2b वेक्टर के साथ स्टार्ट हो सकता है ना, और फिर आगे चलेगा अगले वाले बॉक्स में। तो अब यहीं पे b आ गया और यहाँ पे भी b है, जिसका मतलब दो वेक्टर तो सेम हो गए, तो सारे के सारे बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी, उसको अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो थर्ड वाले पे आ जाओ, 3c और इसका सीधा सीधा लास्ट वाले से कर लो, क्योंकि बाकी दो के साथ में सेम वेक्टर अपने पास में बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 3 3, तो यहाँ पे एक्चुअली में 27 आ जाएगा और इसके साथ आएगा BCA। अब अपने को इनको बस अरेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोला CAB हो गया, BCA हो गया, ABC तीनों बराबर होता है, तो सबको मैं ABC ही लिखते हुए चल रहा हूँ। जैसे CAB को अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में ABC हो जाएगा। फिर अगले वाला CBA, यानी कि अब जब दो वेक्टर्स को अपन इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो मैं A और B वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को अगर इंटरचेंज करता हूं किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर, जब दो वेक्टर्स को अगर अपन केवल इंटरचेंज कर रहे हैं तो आगे माइनस साइन अपने पास में आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू अब +6 की जगह -6 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर CAB वो हो जाता। देखो इन दोनों को इंटरचेंज करता तो CAB हो जाता, और CAB अपने को पता है ABC के बराबर है, तो माइनस साइन के साथ में -ABC के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर क्या है, +8ABC, ये ABC हो जाना है। फिर उसके बाद ACB लिखा है ना, ACB के लिए भी अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को इंटरचेंज करना रहेगा, तो इसकी वजह से भी माइनस साइन आगे आ जाएगा, -6ABC मेरे पास में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये BAC लिखा है, इसको भी इंटरचेंज करना रहेगा, यानी कि C और A को अगर इंटरचेंज करूँ तो BCA बन जाएगा, जिसका मतलब ये भी -6 के साथ अपने पास में A, B और C अपने पास में आएगा। लास्ट वाले जो है वो BCA लिखा है, BCA, ABC, CAB तीनों बराबर होता है, तो इसको ABC लिख सकते हैं अपन, तो 27 ऑफ ABC। ये सब एक्चुअली में 54 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में अपने को बोला है। तो अब देखो बाकी सारी देखो अपने पास में एक बॉक्स प्रोडक्ट लिखा है, उसके अलावा सारे स्केलर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे वैसे तो बॉक्स प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी, बाकी सारे नंबर्स, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -6, यहाँ पे +8, -6 प्लस ये आ जाएगा इक्वल टू 54। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये 27 है और ये दोनों मिलकर 9 हो रहा है, तो 27 + 9 -6 3 बार है 18 हो रहा है, तो इन दोनों की हेल्प से अपने पास में बच रहा है 9 और 9 ऑलरेडी है, तो अपने पास 18 आ गया। तो ABC के बॉक्स की वैल्यू 54 / 18 हो गया, जिसका आउटपुट 3 होता है। और अपन से पूछा है ये, जो कि एक्चुअली में ABC के बॉक्स का स्क्वायर होता है, यानी कि होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि AOD से रिलेटेड है ना। यहाँ पे अपने को क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, या फिर ऐसा बोलो कि fx एक फंक्शन है जो इन सब का मैक्स फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है। अब इस तरीके की सिचुएशन में अपने क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम अपने पास में निकल के आता है वो बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है, तो एक एक करके अपन सबको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे बेसिक अप्रोच अपना क्या होगा, सबसे पहले y = x लाइन को ड्रॉ करें, तो y = x लाइन ऐसे आ जाएगी। अगला वाला y = x² है, इसको देखो 1 यहां पे कर दे रहा हूं, और -1 की बात करें तो वो यहां पे आएगा। ऐसा मैं क्यों कर दे रहा हूं, क्योंकि जब 0 से 1 के बीच की बात करेंगे तो x से छोटा होगा x², और x² से छोटा होगा x3, और x³ से छोटा होगा x की पावर 4, क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू बहुत कम होते हुए चली जाएगी। तो यहीं पे अगर मान लो मैं x² की बात करूंगा तो अपने पास में मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये x² का ग्राफ हो गया। यहीं पे x³ के ग्राफ की बात कर लेते हैं। x³ के ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में x³ का ग्राफ देखो यहां तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके नीचे आएगा, यहां तक आएगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि माइनस पावर जो है ऑड है, -1 डालोगे तो आउटपुट -1 ही आएगा, तो ये नीचे अपने पास में चला जाएगा, नीचे आएगा और फिर यहां पे बढ़ जाएगा। फिर वैसे ही अगर मैं x की पावर 4 का बनाता हूं तो 1 से आगे वाली वैल्यू पर तो भयंकर तरीके से बढ़ेगा, लेकिन 0 से 1 में ये सबसे नीचे चलेगा, और यहां पे देखोगे तो यहां पे भी 0 से 1 में सबसे नीचे चलेगा, लेकिन फिर इससे बढ़ जाएगा।
ये लगभग लगभग रफ डायग्राम है एक्स की पावर 4 का, कुछ इस तरीके से होगा। अब अपने को बात करा मैक्सिमम के बारे में, तो इसमें जो y का वैल्यू या आउटपुट जो है या fx का वैल्यू जब भी ग्राफ में मैक्सिमम आ रहा है उसको अपने को कंसीडर करना है। जैसे यहां पे बात करूं तो यहां पे सबसे मैक्सिमम जो है -1 से बड़ी वैल्यूज पे ये वाला आएगा। फिर -1 से 0 के बीच में बात करोगे तो सबसे मैक्सिमम आउटपुट ये वाला ग्राफ देगा। फिर यहां पे बात करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट ये वाला देगा। फिर उसके बाद में येलो वाला ग्राफ आउटपुट देगा। येलो वाला ग्राफ की बात करोगे वो एक्स की पावर 4 वाला है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, अपन से बोल रहा है कि एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 1/2 है। एफ ऑफ हाफ मतलब 0 से 1/2 के बीच में, या सॉरी 0 से 1 के बीच में है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, अब 0 से 1 के बीच में अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हमको पता है कि हमारा जो ग्राफ है वो y = x लाइन वाला ग्राफ है, क्योंकि मैक्सिमम वही वाला आउटपुट देगा। तो उस सिचुएशन में fx जो है वो एक्चुअली में x के बराबर होगा, ठीक। या फिर चाहो तो इसको डायरेक्टली फंक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 से हाफ के बराबर है, 0 से हाफ छोड़ो, इसको 1 करो, 0 से 1 के बीच में है तो यहां पे x आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में है तो x की पावर 4 आ जाएगा। फिर यहां पे देख लो -1 से, है ना, चाहो तो इसको सिस्टमेटिक भी लिख सकते हो, -1 से 0 के बीच में है तो हमारे पास में मैक्सिमम ग्राफ जो है x² वाला होगा, और जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो x की पावर 4 वाला ग्राफ ये अपने पास में आएगा। अब देखो एफ ऑफ हाफ की बात कर रहा है, जिसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y = x होगा, यानी कि जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट होगा, यानी कि एफ ऑफ हाफ की वैल्यू हाफ ही हमारे पास में आएगी। तो ये तो इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन ये तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, इसको हटा देंगे। दूसरा, अब 0 जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो x की पावर 4 आएगा, ये भी अपना करेक्ट हो जाएगा, ये भी अपने को नहीं चाहिए। और -1 से 0 के बीच में बात करें तो अपने पास में x² आ रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमको नहीं चाहिए। इस तरीके से सी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे चाहो तो देख सकते हो कि एफ ऑफ हाफ की वैल्यू जब हाफ आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 तो नहीं होगी, तो मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, fx जो है पूरा इसके बराबर है। अब एक सीधा सा दिमाग में क्या था, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसी बेसिस पे इसने f(2) की वैल्यू दे रखी है जो कि 6 दे रखी है, तो फिर इसका वैल्यू पूछा है, मतलब कि f(1) + f(2) + f(25) तक जा रहा है, इस सब का सम पूछा है। अब इसको निकालने के लिए एक आसान सा अप्रोच ये कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब भी आप पढ़े होगे तो वहां पे पढ़े होगे कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट को मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो अपन किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि अगर मान लो मेरे को इसको f' निकालना है ना, देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि यहां पे अगर मान लो मैं किसी रो के बेसिस पे करता हूं, मान लो पहली वाली रो के बेसिस पे करूंगा तो ऊपर वाले एक रो का करते हैं अपन, बाकी सबको एज इट इज लिखते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर सेकंड रो को करते हैं, फिर बाकी सबको एज इट इज लिखते हैं, फिर थर्ड रो का करते हैं और बाकी सबको एज इट इज लिख के प्लस साइन के साथ में इक्वेट करते हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर मैं रो को लूंगा तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा, इसका कॉस हो जाएगा, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट एक चीज देखो, अगर मान लो मैं इस कॉलम पे फोकस करता हूं और इस कॉलम पे, तो सेकंड वाला जो कॉलम है इसका सारे एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन इसी के बराबर जो पहले कॉलम में लिखा, और फर्स्ट कॉलम के सारी वैल्यूज का डिफरेंशिएशन सेकंड कॉलम में जो वैल्यूज उन सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बराबर है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम सिंस f' निकाल लें तो सबसे पहले पहले वाले कॉलम को कर देते हैं तो क्या आएगा, -sin x + अल्फा, और उसके बाद x + अल्फा का करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। तो यहां पे आ जाएगा -sin x + बीटा, और यहां पे आ जाएगा -sin x + गामा, और यहां पे इसको भी लिख दे रहा हूं, sin x + अल्फा आ जाएगा, sin x + बीटा ये आ जाएगा, sin x + गामा ये अपने पास में आएगा। थर्ड वाली भी वैल्यू आएगी जो कि देख के अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि x वहां पे है ही नहीं। फिर उसके बाद में अब मेरे को सेकंड वाले का करना है, तो सेकंड वाले का करने के लिए फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना पड़ेगा कि ये cos अल्फा हो जाएगा, ये x + cos बीटा हो जाएगा, ये cos x + गामा हो जाएगा। यहां पे इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, cos x + अल्फा, cos x + बीटा और cos x +
गामा। ये अपने पास में है, थर्ड वाला कॉलम सेम आ रहा है। थर्ड वाले में अगर बात करोगे, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ ना कुछ जो पहले वाले कॉलम में लिखी वो आएगी, सेकंड वाले में लिखी है जो आएगी। अब अपने थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूँ, सारी सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये खत्म, सबका आउटपुट जीरो है। और डिटर्मिनेंट में अपने को पता है कि जब भी कि कोई दो रो या दो कॉलम बराबर होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आउटपुट जीरो होता है। यहाँ पे दोनों बराबर तो जीरो हो जाएगा। सेम तरीके से यहां से अगर मैं देखो, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी कॉलम या रो से अपन एक वैल्यू को बाहर ले सकते हैं। जैसे माइनस, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं -1 पहले वाले कॉलम से, तो ये क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस बीटा, साइन एक्स प्लस गामा। ये और ये दोनों बराबर है, जिसका मतलब दो कॉलम यहां पे बराबर है, जिसका मतलब इसका आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। तो अपन अल्टीमेटली यहां पे क्या बोल पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। इसलिए मैं डिफरेंशिएशन यहां पे कर रहा हूं, क्योंकि अपने को सीधा सीधा यहां पे पता चल चुका है कि एफ डैश एक्स जीरो है। अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो इसका मतलब अपन क्या बोल पाएंगे कि एफ एक्स जो है वो एक्चुअली में एक कांस्टेंट फंक्शन है, तभी तो एफ डैश एक्स जीरो है ना। इस कांस्टेंट को के बोल देते हैं। और हमको क्या पता है, जब x इक्वल टू 2 डालते हैं तो आउटपुट तो k ही रहना है, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में इसने 6 दे रखी, तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि fx फंक्शन है जो वो है 6। अब अपने को निकालना ये है, तो f(1) की वैल्यू निकालो तब भी 6 आएगा, 2 की 6, 3 की 6, इस तरीके 25 तक आएगा। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितनी बार आएगा, 25 बार। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आउटपुट आ जाएगा 150, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा। काफी आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें बेसिकली अपने को एओडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने पास में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है। इसको बना लेते हैं कि अगर मान लो मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी हाइट 6 मीटर अपने को दे रखी है, सॉलिड सिलेंडर है। और इस सिलेंडर के अंदर से एक कॉनिकल पोर्शन को कट किया जाता है जिसकी हाइट भी सेम ही है, यानी जितनी सिलेंडर की हाइट है उतना ही इसका भी हाइट है। और इसकी रेडियस की अगर बात करें तो इसकी रेडियस एक्चुअली में जो अपने पास में सिलेंडर है उसकी हाइट का 1/3 है, जिसका मतलब 6 का 1/3 2 हो जाएगा। तो 2 मीटर की इसकी रेडियस है। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँगा तो अपन इसको बना लेते हैं कि 2 मीटर रेडियस का एक कॉनिकल शेप इस सिलेंडर के अंदर से काट लिया जाता है। बाकी पूरा भरा हुआ है सिलेंडर है, फिल्ड है ना, सॉलिड शेप में। तो अब क्या हो रहा है, अब रेन वाटर जो है ना, बाहर खुले में कहीं पे इसको रख दिया है, बारिश का पानी इसके अंदर भर रहा है। अब सिंस ये पोर्शन कटा हुआ है तो इसके अंदर भरेगा, जिसकी रेडियस जो है वो 2 है, इसको अपन आर बोल दे रहे। यहां से अपन चाहें तो r और इसको अगर मान लो मैं h बोल दूं तो r और h के अंदर अपन रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं कि r/h जो है एक्चुअली में 1/3 हो जाए, है ना। वही रिलेशन इसने दिया भी है कि r = h/3। और क्या बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जब वाटर भरा जा रहा है तो उसकी रेट भी इसने दे रखी है, वो पाई टाइम्स इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ वाटर सरफेस। मतलब इस होल के अंदर जो वाटर भरा जा रहा है, जैसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में लेना चाहूं, जैसे एक इंस्टेंट पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये जो पोर्शन है इतना फिल्ड हो जाएगा, जिसका मतलब x रेडियस अगर मैं इसको मान लूँ तो x रेडियस तक जब ये फिल हो जाएगा, यानी कि चाहो तो इसको ऐसे बोल लो कि y हाइट तक जब ये फिल हो जाएगा ये कॉनिकल शेप, तो उस टाइम पे जो इसका रेट है, अब वो किस चीज का रेट है, यहाँ पे वाटर फिल होने का रेट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस कॉनिकल शेप के वॉल्यूम का रेट अपने को दे रखा है, यानी कि dv/dt अपने को दिया हुआ है, वो है पाई टाइम्स ऑफ x। ये ऐसा इसने क्वेश्चन में खुद से बोला है। अब देखो कॉनिकल शेप का या कॉनिक का अपने को वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/3 πr² होता है, लेकिन अपन बात करेंगे इस इंस्टेंट वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपने पास में आएगा d/dt और वॉल्यूम कितना है 1/3, या फिर इसको π/3 कर लो, r²। r यहाँ पे कितना है x है तो x², और हाइट यहाँ पे y है, ये इसके बराबर r है। ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब देखो
अब अपने को बेसिकली करने क्या रहता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये पूरा के पूरा होल जो है या कॉनिकल शेप जो है ये फिल हो जाता है, यानी कि डी वी बाई डी टी निकालो या डी एक्स बाई डी टी निकालो, देखो दोनों की हेल्प से अभी मैं आगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे देख लो कि अगर मान लो मैं किसी कॉनिकल शेप की बात कर रहा हूँ, रफली मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये r है, ये इसकी पूरे की हाइट h ऐसा अपने को दे रखा है, और बीच में कहीं पे अपन कोई पोर्शन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये y के बराबर। तो r और h का जो रिलेशन है वही रिलेशन x और y का होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसका मतलब y इज इक्वल टू 3x में यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहो तो x इज इक्वल टू वाई बाई 3 भी लिख सकते हो, किसी के रूप में भी अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस मैं यहाँ पे y की जगह लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, तो d बाई डी टी ऑफ पाई बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ये अपने पास में पाई x के बराबर दिया हुआ। अब जो वैल्यूज कट जा रही है उनको निपटा देते हैं, जैसे 3 से 3 गया है ना, इस पाई से इस पाई को निपटा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब करते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये पाई बाहर आएगा तो तब कट जाएगा, चाहे पहले ही काट दो। तो अपने पास लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब बच रहा है, एक्स क्यूब को अपन यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर उसके साथ dx बाई डी टी भी आएगा, और राइट साइड में बात करोगे तो x आएगा। तो यहाँ पे एक बार x से x खत्म हो जाएगा, तो अपने पास में अल्टीमेटली आ रहा है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3x, ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब मेरे को देखो, चाहो तो यहाँ पे अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, दो, जैसे अगर मान लो, जैसा कि मैं अभी बोल भी रहा था कि y के रेस्पेक्ट में भी अपन बात करेंगे और x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं यहाँ पे, जब y की वैल्यू h के बराबर तक पहुंचेगी तो यानी कि वाटर जो है पूरी तरीके से पूरा का पूरा जो कॉनिकल शेप है उसमें भर जाएगा। या फिर ऐसा भी तो मैं बोल सकता हूँ कि जो x है इसकी वैल्यू जब r के बराबर पहुंचेगी तो उस सिचुएशन में भी तो अपन टॉप पे पहुंच जाएंगे। जब अपन टॉप पे पहुंच जाएंगे जिसका मतलब वाटर टॉप पे पहुंच चुका है और वाटर की हेल्प से ये पूरा पूरा वाटर से फिल हो गया। तो ये वाला चीज भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि x की हेल्प से यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस आसान पड़ जा रही। अब अपने को यहाँ पे इसको देखो t की वैल्यू निकालनी है, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे 3x को dx के साथ लिख दो, 1 को dt के साथ लिख दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन में भी अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो सबसे पहले टाइम 0 होगा और मैक्सिमम t तक जा सकता है, t अपने को चाहिए, और वो कब चाहिए? जब यहाँ पे अपने पास में जो ये x है इसकी वैल्यू 0 से चले, है ना, 0 मतलब कि यहाँ पे एकदम बॉटम में हो तब x की वैल्यू 0, और एकदम टॉप पे जब जाएगा तो x की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास में r आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में अपने पास में आ जाएगा 3 और इंटू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से r इसमें लिमिट लगा दो, यहाँ पे t आ जाएगा, है ना। चाहो तो इस पे भी 0 से t लिमिट लगा दो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t के बराबर। अब r की वैल्यू तो अपने को पता है, r की वैल्यू अपने पास में सीधी सीधी यहाँ पे क्या दे रखे, t इज इक्वल टू 3 इंटू r2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो अपने पास 2 से 2 गया, ये आया 6 यूनिट। तो 6 यूनिट टाइम अपने को यहाँ पे लगेगा इस वाटर के द्वारा इस कॉनिकल शेप को, जो कि अपन ने सिलेंडर के अंदर से काटा है, फिल होने में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किसी किसी को लग भी सकता है, लेकिन तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।